नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नजर और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों में ट्रेन को बेपटरी करने के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसी बीच नया मामला मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां पर न केवल ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश हुई बल्कि सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश थी। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को आर्मी की स्पेशल ट्रेन को 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की साजिश रची गई थी। ATS NIA को इसकी सूचना मिलते ही उनके साथ रेलवे और पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। सेना से जुड़ा मामला होने के चलते अधिकारियों के द्वारा मामले को लेकर गोपनीयता भी बरती जा रही। तो ये बड़ी खबर आपको MP से बता रहे, जहां पर ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई है। आर्मी की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी, लेकिन इस साजिश पर अब पानी फिर गया है। ATS NIA की टीम घटनास्थल पर पहुंची, मौके का मुआयना किया गया। 18 सितंबर की घटना जब आर्मी की ट्रेन को निशाना बनाया गया था। ATS NIA समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और तफ्तीश की जा रही मामले को लेकर। आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी जिसे उड़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ अशोक सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, आर्मी की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी, आखिरकार साजिशकर्ता कौन थे? क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, मैं बता दूं कि बुरहानपुर जिले के सागपाटा रेलवे स्टेशन का मामला है। यह जो सूचना मिली थी ATS को और NIA को, जो भी खुफिया एजेंसी है या रेलवे डिपार्टमेंट को, उसको लेकर 18 सितंबर का मामला है। आर्मी का स्पेशल ट्रेन जाने वाली थी वहाँ, तो इनकी जो सूचना मिली थी कि 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की साजिश रची गई है। तो उसके बाद में जो टीम है स्पेशल, जो ब्रांचेस है वो सक्रिय हुई और जो मतलब ट्रेन का चालक था, ड्राइवर था, इनको बोलकर इसको मामले को बड़े हादसे को टाला गया। और उसके बाद लेकिन अभी जो जो सेना के जो जवान जा रहे थे, काफी बड़ा मामला था ये। वो तो घटना है सरकारी की समझदारी से या जानकारी मिल गई थी, जानकारी नहीं तो बड़ा हादसा गया है। ठीक है अशोक, देखिए आपसे समझना ये चाहेंगे कि घटना 18 सितंबर की है, लेकिन इसकी जानकारी अब जाकर सामने आई है। क्या इस घटना को छिपाने की साजिश भी की जा रही थी, छिपाने की कोशिश हो रही थी? घटना 18 सितंबर की 3-4 दिन हो चुके हैं, अब जाकर ये घटना उजागर हुई है। इससे आखिरकार कौन छिपा रहा था? क्या प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से घटना को छिपाने की कोशिश हो रही थी? सरकार का तो नहीं, लेकिन जो जांचकर्ता अधिकारी होंगे वो खुफिया तरीके से जानकारी मतलब एकत्रित कर रहे थे। जो कल ये मामला सामने आया था, कल जैसे इनकी टीमें वहां पहुंची थी तो मीडिया को आज सूचना लगी थी। वैसे तो मीडिया ने वहां से बात भी इनसे करने की करी, लेकिन इनके जो अधिकारी है, आधिकारिक लोग हैं, वो किसी तरीके से गोपनीयता के नाम पे बताने से इनकार कर रहे थे और ये मामला फिर उजागर हुआ है। ठीक है अशोक, तो गोपनीयता के नाम पर देखिए इस घटना को फिलहाल उजागर नहीं किया गया था, लेकिन एक बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है। नेपानगर से खबर, जहां पर ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश थी, लेकिन ये साजिश अब नाकाम हुई और साजिश पर पानी फिर गया है। आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी जिसे बम से उड़ाने की तैयारी थी। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं तीन खबर सबकी नजर की। आज जिन तीन खबरों पर हमारी नजर होगी उनमें पहली खबर दिल्ली से जुड़ी है। जंतर मंतर में अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी खबर MP से होगी, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी आज भोपाल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट होंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां के लुहारी दुर्घटना को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और अब इस मामले में प्रदेश साहू संघ की एंट्री हो गई है।
संघ ने 16 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जो कि आज घटनास्थल पर पहुंचेगी और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेगी। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली खबर के साथ। शुरू करते हैं, जनता की अदालत में है केजरीवाल। खबर दिल्ली से है, जंतर मंतर से यह खबर है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पहली बार जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है। मैं और मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है। थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। मेरे पास दिल्ली में घर भी नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब ये लोग भ्रष्टाचारी चोर कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। आज मेरी आत्मा पीड़ित है और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें कुर्सी की भूख नहीं है। हम ईमानदारी से सरकार चलाते, जनता को सुविधाएं हमने दी, बिजली फ्री में दी, पानी फ्री में दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ की यात्राएं भी करवाई। अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, कई शानदार स्कूल दिल्ली में बने। 10 सालों तक कुल मिलाकर ईमानदारी के साथ काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना तो ईमानदारी पर चोट करो। इसलिए उन्होंने हमें झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसा दिया, हम पर आरोप लगा दिए। हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाल दिया गया। मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल जब मैं जेल से आया, मैंने मन में सोचा था, जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा, ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया, मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। के बाद यह पहली जनसभा केजरीवाल की है। केजरीवाल जनता की अदालत में पहुंचे, जंतर मंतर पर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भी ताजा किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र में मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा, मुझे घर का लालच नहीं, मुझे कुर्सी का लालच नहीं, मैं भ्रष्टाचार करने नहीं पहुंचा था। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं, आपकी प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी जी, जनता की अदालत में आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने जनता के सामने रखी और इसके अलावा मोदी सरकार पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इस्तीफे के बाद ये पहली जनसभा थी, क्या ये रणनीति है अरविंद केजरीवाल की, कोई नई स्ट्रेटजी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जनता के सीएम हैं और उन्होंने अपने पिछले 10 सालों में जनता के लिए ही काम किया है। और दिल्ली की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, उन्हें बहुत सराहती है, क्योंकि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर जब लोग कहा करते थे कि बिजली फ्री नहीं हो सकती, पानी फ्री नहीं हो सकता, कैमराज नहीं लग सकते, वाईफाई नहीं लग सकता, तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती, फ्री बस यात्रा नहीं हो सकती, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता, स्वास्थ्य में सेवाएं अच्छी नहीं हो सकती, सारे असंभव कामों को संभव करके दिखाया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो दिल्ली की जनता उन पर भरोसा करती है, उनसे प्यार करती है, उन पर विश्वास रखती है, वो उनको ईमानदार मानती है। क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता को भी ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है और उन्हें षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र करके फंसाया गया है। क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, दिल्ली की जनता, देश की जनता जिस तरीके से उन्हें प्यार दिखा रही थी, वो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उनके कामों का मुकाबला नहीं कर सकते।
वो उनकी तरह पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह सोच नहीं सकते। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो समझदार व्यक्ति हैं और उनका नियत अच्छी है। और ये सब कमियां हैं बीजेपी के अंदर। और क्योंकि जब उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते तो क्या करता है इंसान, सामने वाले को बदनाम करता है, सामने वाले को झूठे आरोपों में फंसाता है। तो वही अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जनता पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर, सब पे बहुत बहुत भरोसा है कि वो उनको ईमानदार मानते हैं और मानते हैं। मैं भी मानती हूँ, मैं अपने अरविंद केजरीवाल को बहुत ईमानदार मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से उनको षड्यंत्र करके फंसाया गया है। इसी तरीके से दिल्ली की हर जनता उनको बहुत प्यार करती है और उन्हें ईमानदार मानती है। इसलिए वो जनता की अदालत में है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा जनता पर है। वो जनता से अपने, और आप आने वाले समय में देखिएगा, यही दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी देगी और उन्हें सीएम की कुर्सी पे भी बैठाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, जैसा आप कह रही हैं कि जनता उन्हें साफ छवि के तौर पर जानती है, साफ छवि उनकी दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने इस्तीफा सौंपा है तो इसकी क्या वजह मानी जाए? इस्तीफा आखिरकार उन्होंने क्यों दिया? आतिशी जी को नया प्रभार सौंप दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। अरविंद केजरीवाल जैसे जेल से अगर बाहर आए थे, उन्हें विश्वास था इस बात का कि जनता उन पर भरोसा करती है, वो निष्पक्ष है, साफ छवि के हैं, तो इस्तीफा आखिरकार क्यों दिया? इस्तीफे के पीछे की वजह क्या रही फिर? देखिए, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है बहुत ही सोच समझ कर दिया है, क्योंकि वो एक बहुत समझदार मुख्यमंत्री भी हैं और एक समझदार व्यक्ति भी हैं। तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से मीनाक्षी जी, यही तो जानना चाहते हैं ना, फिर क्या स्ट्रेटेजी है? अगर छवि साफ है, सब कुछ निष्पक्ष है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है, तो फिर इस्तीफा देने की क्या वजह है? बिल्कुल इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि उनको अब जनता के बीच में जाना है और दिल्ली की जनता से अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगना है। उनको दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे अपना वार्तालाप करेंगे और उनकी दिल्ली की जनता से अपना बात रखेंगे कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट कीजिए, अगर नहीं किया है तो मत कीजिए। क्योंकि जो दिल्ली की जनता का वोट है वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि वो ईमानदार है। क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरीके से उनको राजनीतिक षड्यंत्र करके फंसाया गया है। तो और ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 महीने बचे हैं विधानसभा के चुनाव दिल्ली में भी होने। देखते हैं कि जनता क्या फैसला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए, जनता की अदालत में केजरीवाल पहुंचे, मोदी सरकार पर निशाना साधा, जनता से एक वादा भी लिया कि जब तक जनता तय नहीं करेगी तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की ओर। कामगार क्रांति आंदोलन, खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर से प्रदर्शन की तैयारी है। मध्य प्रदेश की सरकार के विभिन्न विभागों के आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारी आज राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में आउटसोर्स कर्मचारियों का कामगार क्रांति आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी शामिल होने पहुंचे। ये आंदोलन नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम मानदेय 21,000 रुपए करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। देख सके बड़ी संख्या में जो प्रदेश भर के जो आउटसोर्स कर्मचारी है राजधानी वाली पहुंचे हैं, वो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे, अस्थायी कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारे साथ जो कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी संघ की एक मांग है, हमारी जो ये वीर महाक्रांतिकारी आंदोलन रखा गया कामकाज की तरफ से, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाए। जो कलेक्टर दर पर न्यूनतम दर जो निर्धारित की गई वो दिया जाए। आप सभी को पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आए दिन 4,000 5,000 में निम्न वर्ग जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे काम कराया जाता है और कलेक्टर का जो न्यूनतम मानदंड है वो 12,000 के तकरीबन है, वो भी प्रदान नहीं किया जाता। सबसे बड़ी चीज असमानता का अधिकार, जो कहते हैं समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है, ये समानता चतुर्थ वर्ग अस्थायी कर्मचारियों के प्रति क्यों नहीं है? अगर उसी चतुर्थ श्रेणी में सरकारी कर्मचारी है उसके साथ एक अलग व्यवहार किया जाता है, उसके साथ एक अलग सम्मान किया जाता है, और उसी चतुर्थ वर्ग में एक अस्थायी कर्मचारी है उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रदान करते हैं वो स्थायी कर्मचारियों से ज्यादा सेवा प्रदान करते हैं, दबाव से, तन से, धन से, मन से, हर जगह से दबाव कर सकते हैं। एरिया में पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर ली गई है। हमारे कुछ नहीं, देखिए, प्रशासन के द्वारा दबाव बनाने का काम हम लोग के प्रति किया जा रहा, पर हम सब प्रशासन से नहीं डरते। हम प्रशासन को भी अपना भाई बंधु समझते हैं। अगर प्रशासन में कोई सेवा सरकारी कर रहा है या शासकीय कर रहा है तो वो भी हमारा भाई है, वो भी मध्य प्रदेश मांग पूरी नहीं तो आगे क्या करेंगे?
ये हमारा देखिए शांतिपूर्ण एक सूचना है। ये हम आंदोलन के माध्यम से हम सरकार तक, केंद्र सरकार तक, मध्य प्रदेश सरकार तक ये सूचना देना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय पे उग्र आंदोलन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। जो हमसे संभव प्रयास होगा हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो आंदोलन करेंगे, और अगर ये भी नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लगातार जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी बता रहे हैं अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में एकजुट हुए हैं, आगे जाके उग्र आंदोलन की इन्होंने चेतावनी दी है। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालविया, INH न्यूज भोपाल। तो आपने ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी सनी मालवी की देखी और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ सनी फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। सनी, नौकरी में सुरक्षा की मांग और कई ऐसी मांगे जिसको लेकर इस वक्त कर्मचारी जो हैं वो आंदोलनरत हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर भेदभाव जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कर्मचारियों के शोषण का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या अपडेट है खबर को लेकर? जी, निश्चित तौर पे आउटसोर्स कर्मचारी जो है अपनी लंबित मांगों को लेकर जो है राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं, और सुबह से ही जो है प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी वो है राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और लगातार जिस तरह से उनकी मांग है कि जिस तरह से कि उनकी मांग है कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन की मांग कर रहे हैं, और लगातार जैसे कि लगातार जो है अलग अलग कर्मचारी जो है राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जिसमें सरकारी विभाग के अर्ध सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं कर्मचारी ने जो है भोपाल में डेरा डाला हुआ है। और लगातार जिस तरह से उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांग पूरी करे, और लगातार नारेबाजी भी कर रहा है, और पुलिस ने जो है आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी रही है, उनको रोकने का लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि लगातार जिस तरह से जो है CM हाउस का घेराव ना करें, इसको लेकर वो है लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है, यदि आज सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। जी ठीक है सनी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कामगार क्रांति आंदोलन है, 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग है, और इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे आज की तीसरी और आखिरी खबर की ओर। बुझ गई आग, सुलगी सियासत। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कवर्धा कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। लोहारीडीह की घटना से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। सरकार और सिस्टम पर सवाल है ही, लेकिन इन सवालों के जवाब से ज्यादा सियासी रस्साकशी दिखाई देती है। बीजेपी का कहना है कि कवर्धा कांड में सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। तो वहीं कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फेल होने का हवाला दिया, और यही लाइन कांग्रेस बार बार दोहरा रही है। अब मामले में प्रदेश साहू संघ की एंट्री हो गई है। मामले की जांच के लिए साहू संघ ने 16 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। प्रदेश के साहू संघ के सदस्य आज अध्यक्ष टहल साहू के नेतृत्व में लोहारीडीह पहुंचे हैं, जो कि पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं और वस्तु स्थिति का आज वो जायजा लेंगे। इधर कांग्रेस भी आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। तो लगातार लोहारीडीह की घटना को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा की यह बड़ी घटना, जहां पर एक आत्महत्या के बाद जो थी शक की आग ने पूरे गांव को जलाकर खाक कर दिया। एक घर में आग लगा दी गई, उपसरपंच को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद जेल में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस भी कटघरे में। CM साय ने सख्ती दिखाई। लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन सियासत इस घटना को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कवर्धा से। संजय, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब इस पूरे घटनाक्रम में साहू संघ की एंट्री हो गई है, उनके पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत के दौरान निकलकर सामने आए वहां पर? जी देखिए, फिलहाल तो छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम जो है लोहारीडीह पहुंची हुई है। वहां पर 3 मौतें हुई है। तीनों मौतों के जो परिजन है, जो मृतकों के परिजन है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे, और साथ ही घटना की क्या वजह थी, क्या कारण था, और किस वजह से ये घटना इतना बड़ा रूप घटना ने ले लिया, इसकी वजह जानने के बाद वो आज शाम को कवर्धा के सामुदायिक साहू समाज की जो भवन है, वहां पर साहू समाज की मीटिंग भी लेंगे। वहां पर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर प्रेस को वो बताएंगे क्या वजह है, क्या विषय उनका निकलकर सामने आ रहा है।
संजय, इस वक्त गांव की क्या स्थिति है? लोहारीडीह गांव में जहां पर यह घटना हुई थी, वहां पे क्या स्थिति अब सामान्य हो चुकी है? लोग क्योंकि पहले डरे हुए थे, दहशत में थे, घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। फिलहाल कैसी सिचुएशन वहां की है? जी देखिए, फिलहाल गांव में स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, लगातार लोगों से जानकारी ली जा रही है। उसके साथ साथ साहू समाज की भी कवर्धा जिले की जो टीम है वो वहां पर उन्होंने भोजन की व्यवस्था की हुई है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सुबह शाम भंडारे का आयोजन करके जो लोग बाहर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल जो है बहुत लोग जो है लापता है उस गाँव से और गायब भी है कि कई लोग के अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि डर का माहौल बना हुआ था। जब लोगों की तकरीबन 69 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद गांव में काफी डर का माहौल बन गया था, तो काफी लोग भाग गए थे। लेकिन फिलहाल जो है गांव में स्थिति को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और वहां पर शांति बहाल फिलहाल दिखाई दे रही है। ठीक है संजय, कल दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रशांत साहू के परिजनों से भी मुलाकात की थी और कई मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बारे में ज़रा बताइएगा, कुछ अपडेट है क्या? कुछ मुलाकात के दौरान वहाँ पर लोगों ने बताया है गृह मंत्री को, गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए कल राज्य सरकार के दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, उसके अलावा एक और मंत्री राजस्व मंत्री टंकरा वर्मा भी पहुंचे हुए थे। इन्होंने जो पीड़ित परिवार है, सबसे पहले मृतक जो जिनकी जेल में मौत हुई थी प्रशांत साहू, उनके घर पर उनके परिजनों से मुलाकात की और मुलाकात करने के दौरान जो है सहायता राशि 10 लाख रुपए का चेक भी उन्हें दिया। इसके साथ साथ उन्हें आश्वासन दिया पूरी तरह से कि संजय साहू, ये वही चेक है ना जिसे लेने से पहले प्रशांत साहू के घर वालों ने इनकार कर दिया था? क्या अब मुआवजे राशि को, जो मुआवजा की राशि उसे स्वीकार किया गया है? जी बिल्कुल, मुआवजा राशि स्वीकार कर लिया गया है। जो डिप्टी सीएम और दोनों ही जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने राशि को स्वयं जाकर के उन मृतक की जो मां है उन्हें सौंपा है। और उसके बाद जो शिव प्रसाद जो कचरू साहू जिनके परिजन है उनसे उन्होंने मुलाकात की। उनके बच्चों ने एक बार फिर कहा है कि उनके पिताजी की हत्या हुई है और उनका दोबारा जो है पोस्टमार्टम किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग दोनों डिप्टी सीएम से की है। इसके अलावा जो आगजनी हुई थी रघुनाथ साहू, उनके घर भी पहुंचे और उनके घर का भी निरीक्षण किया और उन्होंने भी ये बात रखी कि उनके परिजन जो है उनका आरोप है कि जिन्होंने उनके घर को जलाया और जिनकी वजह से रघुनाथ साहू की मौत हुई, जिन्होंने जिंदा जलाने की कोशिश की, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनको फांसी की सजा उन्होंने भी मांग की है। तो इस तरह के हालात बने और उसके बाद तमाम लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साहू का बयान आया कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और आगे जो भी आरोपी होंगे उन पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो निर्दोष होंगे उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। बिल्कुल ठीक है संजय यादव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे तमाम बातचीत करने के लिए आपका। तो देखिए विस्तार से जानकारी संजय दे रहे थे। जिस तरह से आग तो बुझ गई लेकिन सियासत इस पर भरपूर देखने को मिल रही है। कल दोनों डिप्टी सीएम भी लोहारीडीह पहुंचे, मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को दिया। 16 सदस्यीय टीम का गठन अब साहू संघ ने किया है, जो आज लोहारीडीह पहुंचे, गांव का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ INS 24/7। नमस्कार।